विद्यार्थियों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पक्षकारों की अनुमान करने की क्षमता, कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज़, जिसमें धारा 10 के अनुसार वैसे भी ठहराव परिवर्तित करवाए जा सकते हैं जो अनुमान करने की क्षमता रखने वाले व्यक्ति द्वारा किए जाते हैं। फिर हमने जाना था अनुमान करने की क्षमता से क्या आशय है, मीनिंग। अनुमान करने की क्षमता से तात्पर्य अनुमान पक्षकारों के अनुमान करने की वैधानिक क्षमता से है, या अन्य शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि अनुमान करने की क्षमता से तात्पर्य पक्षकारों द्वारा वैधानिक रूप से बंधनकारी अनुमान करने की क्षमता से है। ठीक है, तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अनुमान करने की क्षमता से तात्पर्य पक्षकारों की अनुमान करने की वैधानिक क्षमता से है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट है अनुमान करने की क्षमता किस में है, हु इज़ कॉम्पिटेंट कॉन्ट्रैक्ट। धारा 11 यानी 11 के अनुसार प्रत्येक ऐसा व्यक्ति अनुमान करने की क्षमता रखता है जो संबंधित राजनियम के अनुसार वयस्क आयु का है। दूसरा, वह स्वस्थ मस्तिष्क का है। तीसरा, वह किसी राजनियम के द्वारा अनुमान करने के अयोग्य घोषित नहीं किया गया है। एवरी पर्सन इज competent to contract who is of the age of majority according to the law to which he is subject and who is of sound mind। ठीक है, साउंड माइंड भी होना चाहिए और मेजॉरिटी। इसके अलावा he is not disqualified from contracting by any law to which he is subject, सेक्शन 11। तो इस प्रकार अब यहाँ पे तो कौन से व्यक्ति हैं जो अनुमान करने की क्षमता नहीं रख पाते हैं, तो यहाँ पे पहला है अवयस्क व्यक्ति, माइनर। दूसरा है अस्वस्थ मस्तिष्क के व्यक्ति। अवयस्क पहला वाला व्यक्ति जो अवयस्क, उसके बारे में हमने पिछले वीडियो में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया था। फिर जो सेकंड था अस्वस्थ मस्तिष्क के व्यक्ति, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, इसका भी हमने पिछले वीडियो में विस्तारपूर्वक अध्ययन किया था। आज जो हमारा जो टॉपिक होगा अध्ययन का वो होगा तीसरा, जो राजनियम द्वारा अयोग्य घोषित व्यक्ति, पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉज। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से व्यक्ति आते हैं जो राजनियम द्वारा अयोग्य घोषित व्यक्ति हैं। तो इसमें सबसे पहले है विदेशी शत्रु, एलियन एनिमी। इसका मतलब ये है विदेशी शत्रु। यदि कोई देश भारत देश का शत्रु देश है तो वहाँ का कोई भी नागरिक भारतीय नागरिक के साथ अनुबंध नहीं कर सकता, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। कौन नहीं कर सकता? यदि कोई देश भारत देश का शत्रु देश है तो वहाँ का कोई भी नागरिक यानी कोई भी वहाँ का रहने वाला भारतीय नागरिक के साथ, भारतीय जो सिटीजन है उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। और ना ही सरकार की पूर्व अनुमति यानी परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर अनुबंध करना है तो किसकी अनुमति लेनी पड़ती है? गवर्नमेंट किसकी? सरकार की पूर्व अनुमति से न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर सकता है। तो यहाँ पे इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शत्रु देश के नागरिक के साथ किया गया अनुबंध व्यर्थ यानी व्यर्थ और अवैधानिक, इलीगल भी होगा और वैध भी होगा। और वापस देख लीजिए इसका। यदि कोई देश भारत देश का शत्रु है, ठीक है, क्या कर रखा है? अगर भारत का कोई भी देश जो शत्रु है
जो एलियन एनिमी है, तो वहाँ का कोई भी नागरिक भारतीय नागरिक के साथ कांटेक्ट नहीं कर सकता और ना ही सरकार की पूर्व अनुमति से न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर सकता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शत्रु देश के नागरिक के साथ किया गया अनुबंध व्यर्थ, वोइड तथा अवैधानिक यानी इलीगल होता है। दूसरा है भारत का राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत देश का प्रथम नागरिक होने के कारण वे भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का सर्वोच्च स्थान के पद के कारण उस पर किसी भी अनुबंध के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में वाद प्रस्तुत नहीं किया जा सकता और राष्ट्रपति को किसी भी न्यायालय में नहीं बुलाया जा सकता। तो यहाँ पे कानून द्वारा योग्य घोषित व्यक्ति, जिसमें अंतर भारत का राष्ट्रपति भी है। फिर इसके अलावा बैरिस्टर भी आ सकता है इसमें। इसके अलावा चिकित्सक, फिजिशियन भी आ सकता है। भारत में कोई भी चिकित्सक अपनी फीस प्राप्त करने के लिए संबंधित पक्षकार पर वाद प्रस्तुत कर सकता है, लेकिन ऐसे चिकित्सक या फिजिशियन जिन पर सरकार ने इस संबंध में यदि प्रतिबंध लगा रखा है, क्या लगा रखा है, यहाँ पे रोक लगा रखी है सरकार ने, तो वे फीस प्राप्त करने यानी जो फीस है, जो उनकी फीस है प्राप्त करने के लिए संबंधित पक्षकार पर वाद प्रस्तुत नहीं कर सकते। ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर तीसरा है कृत्रिम व्यक्ति, जिसके अंतर्गत कृत्रिम व्यक्ति के अंतर्गत बहुत सारे जिन्हें अब सबसे पहले ये भी देखना है कृत्रिम व्यक्ति कौन होता है। कुछ कृत्रिम व्यक्ति होते हैं जिन्हें प्रकृति द्वारा जन्म नहीं दिया जाता है बल्कि विधान द्वारा निर्मित किया जाता है। जैसे इसमें पंजीकृत कंपनियां, स्थानीय निकाय, लोकल बॉडीज़, निगम, कॉरपोरेशन इत्यादि शामिल है। ठीक है, तो ये भी क्या हो सकते हैं, ये भी क्या होगा, राजनियम द्वारा अयोग्य घोषित व्यक्ति, पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। फिर है नेक्स्ट कैदी या अपराधी। ठीक है, कन्विक्ट्स इसका मतलब ये है अपराधी से ऐसे व्यक्ति से जिसे न्यायालय द्वारा कारावास अथवा मृत्यु की सजा सुनाई गई है। कारावासी व्यक्ति अपने कारावास काल में कोई भी अनुबंध नहीं कर सकता। इम्पोर्टेंट बात यह है, कारावासी व्यक्ति अपने कारावास कार्यकाल यानी जो ड्यूरेशन पीरियड है उसका वे अनुबंध नहीं कर सकता। यदि सज़ा कम कर दी जाती है तो सज़ा समाप्ति के बाद वे अनुबंध कर सकता है। ये इंपॉर्टेंट बात है। अगर सज़ा पूरी हो गई उसकी तो वहाँ पे वो अनुबंध कर सकता है। जिस व्यक्ति को मृत्युदंड दिया गया है वे सज़ा सुनाने के बाद अनुबंध नहीं कर सकता। तो ये भी ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट है महिलाएं, विवाहित स्त्रियाँ या महिलाएं बोल सकते हैं इसमें। मैरिड वुमेन, भारत में एक शादीशुदा स्त्री व्यक्तिगत संपत्ति के लिए प्रत्यक्ष रूप से अनुबंध कर सकती है, लेकिन इसके अतिरिक्त एक शादीशुदा स्त्री अपने जीवन निर्वाह यानी नेसेसरी ऑफ लाइफ जो की आवश्यकता है, जीवन निर्वाह की संबंधी जो अनिवार्य आवश्यक वस्तु के लिए अपने पति की साख को गिरवी रख सकती है, लेकिन ऐसा वे तभी कर सकती है जब इसके पति ने ऐसी अनिवार्य आवश्यकताओं के लिए कोई व्यवस्था नहीं की हो। तो यहाँ पे ये भी वैध स्त्रियाँ। फिर नेक्स्ट सम्मिलित कंपनियाँ, इनकॉर्पोरेट कंपनीज। इसके अंतर्गत कंपनी एक नागरिक नहीं है। कंपनी विधान द्वारा निर्मित करती व्यक्ति है जिसका अस्तित्व वैधानिक अस्तित्व ही होता है। अतः कोई भी कंपनी अपने
प्रतिनिधियों के माध्यम से पार्षद सीमा नियम या अंतर नियम के अंतर्गत केवल व्यावसायिक अनुबंध कर सकती है, अन्य प्रकार के अनुबंध करने के लिए योग्य नहीं है। फिर क्लब, एज ए क्लब या सोसाइटी, संघ अथवा संस्था है जो क्या है, असमावेलित है। उनका वैधानिक दृष्टि से किसी भी प्रकार का अस्तित्व नहीं है, अतः वे अपने नाम से किसी भी न्यायालय में वाद प्रस्तुत नहीं कर सकती और ना ही उन पर किसी अनुबंध के वाद चलाया जा सकता है। इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे है, वे अपने नाम से किसी भी न्यायालय में वाद प्रस्तुत नहीं कर सकते और ना ही इन पर किसी अनुबंध के लिए वाद चलाया जा सकता है। नेक्स्ट है विदेशी सम्राट, राजदूत या प्रतिनिधि, फॉरेन एम्बेसडर्स या रिप्रेजेंटेटिव। विदेशी सम्राट, राजदूत या उनके प्रतिनिधि अपने पद या स्थिति के कारण भारत देश के नागरिक कार्य क्षेत्र से बाहर है। इम्पोर्टेंट बात यह है, विदेशी सम्राट या राजदूत या उनके प्रतिनिधि अपने पद या स्थिति के कारण भारत देश के न्यायिक कार्य क्षेत्र से बाहर है, अतः ऐसे व्यक्तियों पर अनुबंध को लागू करने के लिए वाद प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। ठीक है। अब नेक्स्ट है राज्य के साथ अनुबंध। किसी भी राज्य के साथ अनुबंध करते समय विभिन्न वैधानिक फॉर्मेलिटीज़ जो होती है का पालन करना अति आवश्यक होता है, अन्यथा इन औपचारिकताओं यानी फॉर्मेलिटीज़ के पालन के अभाव में वे अनुबंध व्यर्थ माना जाता है, यानी बेकार माना जाता है। लास्ट है दिवालिया, इंसॉल्वेंट। एक दिवालिया व्यक्ति द्वारा किया गया ठहराव व्यर्थ ही होता है, क्योंकि दिवालिया घोषित होने के साथ ही उसमें अपनी संपत्ति के संबंध में अनुबंध करने की क्षमता समाप्त हुई मानी जाती है। तो यहाँ पे दिवालिया भी है जो क्या हो जाता है, दिवालिया होने के बाद में क्या हो जाता है कि संपत्ति के संबंध में अनुबंध करने की क्षमता समाप्त हुई मानी जाती है। तो इस प्रकार राजनियम द्वारा अयोग्य घोषित व्यक्ति, पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, जिसके अंतर्गत जो 10 व्यक्ति हैं जो ये राजनियम द्वारा अयोग्य घोषित व्यक्ति हैं। तो इस प्रकार ये चैप्टर अनुबंध पक्षकारों की अनुबंध करने की क्षमता, जिसके अंतर्गत पहला जिसके अंतर्गत हमने अध्ययन किया अवयस्क के बाद में हमने अस्वस्थ मस्तिष्क वाले व्यक्ति, फिर लास्ट में राजनियम द्वारा अयोग्य घोषित व्यक्ति। तो इस प्रकार ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। ओके, थैंक यू।